विजिबल कूलर और बॉटल कूलर की जांच और सर्विस करना भाग 2। हेलो, मेरा नाम प्रीति है। मैं आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भाग 1, हमने कूलर के घटकों की जांच करना सीखा। इस वीडियो में हम सीखेंगे बॉटल कूलर और विजिबल कूलर की सर्विस कैसे करें। इस अभ्यास के अंत में आप सक्षम होंगे बॉटल कूलर की सर्विस करना, विजिबल कूलर की सर्विस करना। अब आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री और टूल्स पर एक नजर डालें। जैसा कि आप इस वीडियो के भाग 1 से आवश्यक टूल्स, उपकरणों और सामग्रियों की सूची पहले से ही जानते हैं, आइए सीधे प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। कार्य 1, कूलर की बाहरी बॉडी की सर्विस करना। सबसे पहले, यदि बोतल कूलर चालू है तो आपको इसे बंद कर देना चाहिए और इसका प्लग निकाल देना चाहिए। इसके बाद बोतल कूलर को एक साफ कार्य करने के लिए उपयुक्त जगह पर ले जाएं और अंदर रखे किसी भी खाद्य पदार्थ को बाहर निकाल दें। यूनिट को तब तक बंद कर दें जब तक जमा हुआ फ्रॉस्ट पूरी तरह से पिघल कर निकल न जाए। 10 से 30 मिनट तक प्रतीक्षा करें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पूरा पानी पूरी तरह से निकल गया है। एक बार जब आप आश्वस्त हो जाएं कि सारा पानी निकल गया है, तो बॉटल कूलर के बाहरी हिस्से को सूखे कपड़े से साफ करना शुरू करें। इसके बाद एक कंटेनर में थोड़ा गर्म पानी तैयार कर लें। मुलायम कपड़े का एक टुकड़ा लें, जैसे कि बनीन कपड़े से बना हो। इसे गर्म पानी में डुबोएं और बोतल कूलर के चारों किनारों के साथ साथ उसके ढक्कन को धीरे से पोंछ लें। उपरोक्त प्रक्रिया को कई बार दोहराएं जब तक कि सारी गंदगी निकल न जाए। बोतल कूलर को अच्छी तरह से साफ करने के बाद बाहरी सतहों को सुखाने के लिए एक और साफ, सूखा कपड़ा लें। खरोंच पड़ने से बचने के लिए बाहरी भाग सूखने पर उसे रगड़े नहीं। अंत में अंतिम स्पर्श के लिए बोतल कूलर की बाहरी बॉडी पर सिलिकॉन या मोम पॉलिश की एक हल्की परत लगाएं। इससे न केवल ये साफ हो जाएगा बल्कि इसमें अच्छी चमक भी आ जाएगी, जिससे ये बिल्कुल नए जैसा दिखने लगेगा। ध्यान दें, यूनिट के बाहरी हिस्से की सफाई के लिए कभी भी गर्म पानी का उपयोग न करें। भारी डिटर्जेंट का उपयोग न करें क्योंकि इससे पेंट ग्राफ कम हो जाएगा, जो इसकी सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा। स्टील के अनुभाग पर विशेष ध्यान दें। कूलर की अंदरूनी बॉडी की सर्विस करना। बाहरी बॉडी की सफाई पूरी करने के बाद सुनिश्चित करें कि विद्युत बंद रहे। कूलर के अंदर के कैबिनेट से पानी निकालने के लिए सूखे कपड़े का उपयोग करें। इसके बाद पानी में भिगोया हुआ एक साफ कपड़ा लें और कूलर की अंदरूनी बॉडी को पोंछ लें। पूरी तरह से सफाई के लिए आंतरिक बॉडी को पोंछने के लिए हल्के साबुन के घोल में भिगोए कपड़े का उपयोग करें। किसी भी तरह की दुर्गंध को खत्म करने के लिए साबुन के पानी में सिरके की एक बूंद मिलाएं। इसी तरह दरवाजे के अंदरूनी लाइनर को भी साबुन के घोल से साफ करें। इसे 2 या 3 बार दोहराएं जब तक कि आंतरिक कंपार्टमेंट और दरवाजे की अंदरूनी परत दोनों से सारी गंदगी न निकल जाए। आंतरिक कंपार्टमेंट को ज्यादा पानी से अच्छी तरह धो लें। किसी भी रुकावट के लिए नाली के पाइप की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो इसे साफ करें। अंत में एक साफ, सूखे कपड़े का उपयोग करके भीतरी डिब्बे और भीतरी दरवाजे के लाइन के सभी क्षेत्रों को सुखा लें। बॉटल बार विजिबल कूलर के दरवाजे बार ढक्कन की सर्विस करना। कूलर का दरवाजा धीरे से खोलकर शुरुआत करें। दरवाजे के गैस्केट की बारीकी से जांच करें, उसकी फिटिंग पर विशेष ध्यान दें और चारों कोनों पर किसी भी क्षति का पता लगाएं। दरवाजा बंद करके और गैस्केट और सीलिंग क्षेत्र के बीच एक फीलर गेज का उपयोग करके दरवाजा गैस्केट की सीलिंग क्षमता का परीक्षण करें। जांचें कि दरवाजा बोतल कूलर की बॉडी के साथ कितनी अच्छी तरह संरेखित है। दरवाजे के हार्डवेयर का निरीक्षण करने के लिए दरवाजा हटाएं। ये सुनिश्चित करें कि सब कुछ ठीक से संरेखित है। लैच पर तेल लगाएं और आवश्यक मरम्मत करें, जिसमें हिंज असेंबली को समायोजित करना या इसे पूरी तरह से बदलना शामिल हो सकता है। दरवाजे को दोबारा जोड़ें। सुनिश्चित करें कि लैच और हिंज असेंबली को अच्छे से कसा जाए। अंत में दरवाजे को कई बार खोलकर और बंद करके उसकी संरेखण और गति की आसानी का परीक्षण करें। बाहरी प्रणाली की सर्विस करना। कंप्रेसर और कंडेंसर को वैक्यूम क्लीनर से साफ करें, अधिमानतः एक नोजल और ब्रश अटैचमेंट के साथ। यदि वैक्यूम क्लीनर सभी क्षेत्रों तक नहीं पहुंच सकता है, तो कंडेंसर के लिए एक उपयुक्त ब्रश का उपयोग करें। गंदगी को एकत्र करने के लिए नीचे एक कपड़ा या कागज रखें। कॉइल से धूल, गंदगी और तेल जैसी सभी अशुद्धियां निकालना सुनिश्चित करें। किसी भी क्षति या बेंडिंग के लिए एल्यूमीनियम फिन्स का निरीक्षण करें।
मूल स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए कंडेंसर फीन कोम के साथ किसी भी क्षतिग्रस्त फिन्स को सीधा करें, जो एयरफ्लक्स को अनुकूलित करने में मदद करता है। सुनिश्चित करें कि पंखा उसके फ्रेम से सुरक्षित रूप से जुड़ा हुआ है। स्नेहन और एंड प्ले के लिए पंखे की मोटर बियरिंग की जांच करें। मानक स्नेहन का उपयोग करके पंखे की बियरिंग पर तेल लगाएं और पंखे की मोटर पर तेल लगाने के लिए रेफ्रिजरेशन तेल का उपयोग न करें। कंडेंसिंग यूनिट से किसी भी कंपन शोर पर ध्यान दें और किसी ढीले बैफल और डक्ट के साथ साथ पंखे और मोटर कंपन की भी जांच करें। विद्युत तारों और घटकों की जांच करना, सर्विस करना। ध्यान दें, नीचे दिए गए अभ्यास को करते समय सुरक्षा के लिए रबर के जूते पहनें। विद्युत सर्किट पर काम करते समय सुनिश्चित करें कि विद्युत आपूर्ति स्थिर है। ओपन सर्किट वोल्टेज का परीक्षण करने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करें। यूनिट को चालू करें और वोल्टेज को फिर से मापें। ये ध्यान में रखते हुए कि ओपन सर्किट वोल्टेज रनिंग वोल्टेज से थोड़ा अधिक होना चाहिए, आमतौर पर लगभग 5 वोल्ट। 10 वोल्ट का अंतर किसी समस्या का संकेत देता है। ओवरलोड के लिए कंप्रेसर का निरीक्षण करें। दीवार के आउटलेट में मोटर वाइंडिंग और वायरिंग की जांच करें। सत्यापित करें कि बिजली कंप्रेसर मोटर तक पहुंच रही है। मोटर कंप्रेसर से सभी वायरिंग को अलग करें। मोटर कंप्रेसर पर मैनुअल स्टार्ट परीक्षण करें। दिखाए गए अनुसार ग्राउंड क्लिप को कंप्रेसर की बॉडी से जोड़ें और अन्य लीड को तदनुसार जोड़ें। रन सर्किट को बंद करने के लिए मैनुअल स्विच दबाएं, उसके बाद स्टार्ट सर्किट को दबाएं। सही संचालन को देखते हुए कंप्रेसर के शुरू होने और चलने को अनुरूप बनाने के लिए मैनुअल स्विच का उपयोग करें। स्टार्ट सर्किट खोलने के लिए 2 सेकंड के बाद मैनुअल स्विच को उठाएं या छोड़ें। यदि समस्याएं बनी रहती हैं, तो बाहरी सर्किट का समस्या निवारण जारी रखें। इसके अतिरिक्त बताए अनुसार एक मैनुअल पिन कोड के साथ एवापोरेटर और कंडेंसर पंखे की मोटरों का परीक्षण करें। अनुशंसित सेवा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए स्टार्टिंग रिले, ओवरलोड प्रोटेक्टर और थर्मोस्टेट की जांच करें। अंत में इसके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए यूनिट को शुरू करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी कनेक्शन सही ढंग से बनाए गए हैं, जिसमें कंप्रेसर के सामान्य, रन और स्टार्ट टर्मिनल भी शामिल हैं। क्लिप ग्राउंडिंग के साथ उचित रूप से सेवा प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रारंभ और चलाने के कार्यों का परीक्षण करने के लिए मैनुअल स्विच का उपयोग करें। ध्यान दें, विद्युत कनेक्शन साफ एवं चुस्त होना चाहिए। यदि ढीले या गंदे हैं, तो वे ओवरहीट हो जाएंगे। ये ओवरहीट होने से कनेक्शन का रंग खराब हो जाएगा। सर्विसिंग के लिए स्थापित यूनिट की नेम प्लेट या नियमावली में दिए गए सर्किट आरेख को हमेशा देखें। कार्य 4, शीट धातु के हिस्सों और घटकों को साफ करना। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि यूनिट अपने पावर स्रोत से अलग है। इसके बाद बाहरी बॉडी को पोंछने के लिए साफ कपड़े का एक टुकड़ा लें, जो शीट धातु से बना हो। यदि जिद्दी धूल के कण हैं, तो उन्हें अच्छी तरह से साफ करने के लिए एक नम कपड़े का उपयोग करें। यूनिट का दरवाजा खोलने से शुरुआत करें और अंदर से धातु या प्लास्टिक से बनी किसी भी शेल्फ या रैक को सावधानी पूर्वक हटा दें। फिर इन अलमारियों या रैक को बहते नल के पानी के नीचे धोना चाहिए। धोने के बाद उन्हें वायुमंडलीय हवा में सूखने के लिए छोड़ दें। इसके बाद कैबिनेट की अंदरूनी सतह को साफ करना होगा। कपड़े के सूखे टुकड़े से शुरुआत करें और फिर पूरी तरह से सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक नम कपड़े का उपयोग करें जो गर्म हो। कंडेंसर या एवापोरेटर फिन्स की तंग जगहों में फंसी धूल या गंदगी को हटाने के लिए वैक्यूम क्लीनर सबसे प्रभावी होगा। ध्यान दें, उपरोक्त उप कार्य उन यूनिट्स के लिए किया जाता है जिनमें फोर्स्ड कन्वेक्शन, फिन टाइप कंडेंसर और एवापोरेटर कॉइल्स होते हैं। आंतरिक कैबिनेट की सफाई करते समय गर्म पानी में सिरके की एक बूंद डालें। साफ बेकार मुलायम कपड़े को गर्म पानी सिरके के घोल में डुबोएं और सफाई के लिए निकाल लें। यह विधि कैबिनेट के अंदर की गंध, यदि मौजूद हो, को दूर करने में मदद करती है। सफाई प्रक्रिया करते समय हाथ के दस्ताने पहनें। विद्युत और यांत्रिक जांच पर आगे बढ़ते हुए एक टोन टेस्टर के साथ इनपुट वोल्टेज को मापने से शुरू करें ताकि यह पुष्टि हो सके कि यह परिचालन सीमा के भीतर आता है। ध्यान दें, यदि यूनिट में वोल्टेज स्टेबलाइजर है तो आउटपुट वोल्टेज की जांच करें। ये कार्य करते समय यूनिट को विद्युत आपूर्ति से अलग किया जाना चाहिए।
ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह वायुरोधी है, कैबिनेट के सामने के दरवाजे के गैस्केट की सील का निरीक्षण किया जाना चाहिए। पंखे की मोटर के सिरे में किसी भी तरह की गड़बड़ी की जांच की जानी चाहिए और यदि मौजूद हो तो उसे ठीक किया जाना चाहिए। स्पिरिट लेवल मीटर का उपयोग करके इकाई की समतलता को सत्यापित करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि इसके पैर या कैस्टर पहिए एक सपाट सतह पर ठीक से लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त सुनिश्चित करें कि सभी बोल्ट, नट और स्क्रू विशेष रूप से पंखे की मोटर और कंप्रेसर पंखे को कसने वाले सुरक्षित रूप से कसे हैं। इन प्रारंभिक जांचों के बाद यूनिट को वापस चालू करें। ये सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट लाइट का निरीक्षण करें कि दरवाजा खुलने पर वो जलती है। इकाई में किसी भी कंपन की जांच करें। यदि कंपन पाया जाता है तो कारण की पहचान करें और उसे सुधारें। किसी भी असामान्य शोर को ध्यान से सुनें जो किसी समस्या का संकेत हो सकता है। यदि किसी प्रकार का शोर सुनाई देता है तो इस शोर के स्रोत का पता लगाएं और समस्या का समाधान करें। थर्मोस्टेट का परीक्षण करने के लिए इसके नियंत्रण नॉब को पूरी तरह से वामावर्त दिशा में घुमाएं और देखें कि कंप्रेसर और पंखे की मोटर बंद हो गई है या नहीं। 3 मिनट तक इंतजार करने के बाद नॉब को दक्षिणावर्त दिशा में थोड़ा घुमाएं और कंप्रेसर और पंखे की मोटर के फिर से चालू होने का ध्यान रखें। एक बार चालू हो जाने पर यूनिट को बंद कर दें और इसे फिर से विद्युत आपूर्ति से अलग कर दें। अंत में किसी भी ढीलेपन के लिए वायरिंग कनेक्शन का निरीक्षण करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी टर्मिनल क्लिप सुरक्षित रूप से संपर्क में हैं। दोषपूर्ण घिसे हुए हिस्सों, पुर्जों को बदलना। ध्यान दें, उप कार्यों को करने से पहले दोष की स्पष्ट रूप से पुष्टि करना बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण है। यदि किसी हिस्से स्पेयर को प्रतिस्थापन की आवश्यकता है, दोषपूर्ण या घिसे पिटे किसी भी हिस्से या पुर्जों की पहचान करके उन्हें बदलने से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, यदि माउंटिंग बोल्ट, नट या वॉशर अनुपयोगी या घिसे हुए पाए जाते हैं तो उन्हें बदल दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार किसी भी टर्मिनल क्लिप जिसका तारों या टर्मिनलों के साथ कनेक्शन ढीला है, उसे नए से बदलने की आवश्यकता है। यदि कैबिनेट लाइट में फ्यूज्ड फिलामेंट पाया जाता है तो उसे भी बदला जाना चाहिए। यदि नाली की पानी की लाइन में कोई क्षति या गांठ हो तो उसे भी बदलना आवश्यक है। यदि मोटर में शाफ्ट एंड प्ले में खराबी पाई जाती है तो पंखे की मोटर बियरिंग में फाइबर वॉशर को बदलें। कोई भी पंखे का ब्लेड जो टूट गया है या चटक गया है उसे बदला जाना चाहिए। साथ ही कंप्रेसर के किसी भी पुर्जे जैसे रिले, ओवरलोड प्रोटेक्टर या कैपेसिटर जो दोषपूर्ण या कमजोर हो गए हैं उन्हें बदला जाना चाहिए। यदि दरवाजा गैस्केट घिसा हुआ दिखाई देता है तो उसे भी बदलने की आवश्यकता है। इसके बाद यांत्रिक भागों पर तेल लगाना आवश्यक है। यदि पंखे की मोटर में तेल के छेद हैं तो उसके बेयरिंग पर तेल लगाने के लिए तेल के डिब्बे का उपयोग करें। यदि कम कूलिंग या बिल्कुल कूलिंग न होने जैसे कोई दोष पाए जाते हैं तो रेफ्रिजरेंट ट्यूबों में रिसाव की जांच करें। साबुन के साथ थोड़ी मात्रा में 100 मिलीलीटर पानी मिलाकर साबुन का घोल तैयार करें। इस घोल को स्पंज का उपयोग करके रेफ्रिजरेंट ट्यूबों के ब्रश जोड़ों पर लगाएं और किसी भी रिसाव की जांच करें। यदि कोई रिसाव पाया जाता है तो उसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। शीट धातु के हिस्सों को पेंट करना। यूनिट के शीट धातु भागों में जंग लगने या उन क्षेत्रों के लिए सावधानी पूर्वक निरीक्षण की आवश्यकता होती है जहां पेंट उतर गया है। एक बार पहचाने जाने के बाद इन क्षेत्रों को मेल खाते रंग के पेंट इनेमल से दोबारा रंगना चाहिए और हवा में प्राकृतिक रूप से सूखने देना चाहिए। अंत में यूनिट के प्रदर्शन की दोबारा जांच करें और यह सुनिश्चित करने के लिए पैरामीटर रिकॉर्ड करें कि सब कुछ सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। यूनिट में विद्युत की आपूर्ति को फिर से जोड़ें और इसके अंदर के तापमान को रिकॉर्ड करने की व्यवस्था करें। यूनिट को चालू करें और सुनिश्चित करें कि यह बिना किसी समस्या के पुनः आरंभ हो। समय की निगरानी करना शुरू करें और रिकॉर्ड शीट पर विवरण भरना शुरू करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी टिप्पणियों को सटीक रूप से नोट किया गया है। इस अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। इस प्रकार हमने बॉटल कूलर और विजिबल कूलर की सर्विस करना सीख लिया है। आशा है आप इसे स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। इस अभ्यास को अपने प्रशिक्षक की सहायता से करें। धन्यवाद।